हेलो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों। तो बच्चे आज जो है मैं बहुत शानदार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके एग्जाम्स के लिए। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेके आपको मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको भी क्वेश्चन साथ में सॉल्व करना है और देखना है कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि इन्हीं तरह के क्वेश्चन आपसे इस एग्जाम में पूछने वाले हैं। 27 तारीख को याद रखिएगा, 27 फरवरी को आपका मैथ्स का एग्जाम है, जो कि बच्चे आप सभी लोगों को खत्म करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। यानी कि अपन को पूरा का पूरा स्कोर मारना है, 100 आउट ऑफ 100 लेके आने हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ, इनको प्रैक्टिस कर लिए तो इसी प्रकार के ही ज्यादा से ज्यादा छोटा मोटा घुमाया तो घुमाया, नहीं तो नहीं घुमाएगा, एज इट इज भी आ सकते हैं आपको, ठीक है। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो ये बोला है अवकल समीकरण की आपको क्या बतानी है, घात बतानी है। दो चीजें पूछेगा, घात पूछेगा, कोटि पूछेगा, ठीक है। और साथ ही साथ में ये भी पूछेगा कि बच्चे वो रेखीय है कि नहीं है, ठीक है। तो ये तीन चीजें पूछ सकता है, बड़ा ही सिंपल सा रहता है, आपको बताना है यहां पर आंसर। तो अवकल समीकरण आप जानते हैं कि अवकल समीकरण मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देके रखी हुई है यहाँ पे, और आपको घात बतानी है, आपको बताना है क्या, डिग्री बतानी है बच्चे, डिग्री है ना, डिग्री और ऑर्डर पूछता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होती है डिग्री, एक होती है क्या, एक होती है घात, है ना। एक होती है डिग्री यानी कि कोटि, ध्यान रखिएगा, एक होती है आपकी घात, घात बोले तो डिग्री, और एक होती है बच्चे आपकी कोटि, एक होती है आपकी क्या, कोटि, ठीक है। कोटि मतलब ऑर्डर, ठीक है। तो अपन को देखना है कि सबसे बड़ा ऑर्डर किसका है, सबसे बड़ी कोटि किसकी है। तो सबसे बड़ी कोटि जो होती है वो होती है कितना डेरिवेटिव है बच्चे, कितनी बार अवकलन हुआ है उसका। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो हाईएस्ट कोटि होगी बच्चे वो कितनी होगी, 2। तो कोटि अगर मैं बात करूं या ऑर्डर की बात करूं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है बच्चे, ये क्या है बच्चे, 2 कोटि वाला क्या है आपका, ये अवकलन है। समझ में आ रही बात इतनी, है ना, इतनी बात मुझे पता चल गई यहां से। अब जो सबसे बड़ी कोटि होती है उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी ना, वही कहलाती है घात इसकी, या डिग्री कहलाती है, ठीक है ना। तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या होगी बच्चे, इसकी सबसे बड़ी घात, अच्छा ये एक और बात ध्यान रखना है यहाँ पर, ऑर्डर तो ठीक है बच्चे, ठीक है, कोटि तो ठीक है, ये तो निकल जाती है, लेकिन घात के केस में ना यहाँ पर ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए, ठीक है, बहुपद होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखने, बहुपदीय ये होना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये साइन का फंक्शन बना हुआ है, यहाँ पे दिखा कि नहीं दिखा, साइन का फंक्शन बना हुआ, ये एंगल, साइन के एंगल में आ गया यहाँ पर, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक कहानी बन गई यहाँ पे, है कि नहीं, त्रिकोणमितीय कहानी बन गया, ये बहुपद तो नहीं बन पाया यहाँ पे। तो जब भी ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर ये डेरिवेटिव के फॉर्म में है बच्चे, आपका जो है अवकलन के फॉर्म में आपको समीकरण देके रखा हुआ है, बहुपद के रूप में होना चाहिए, तो उस केस में तो आपका जो है, आप जो है यहां से आंसर बोल सकते थे कि 3 था आंसर, ठीक है, 3 आंसर था। कब, जब सबसे बड़ा जो कोटि वाला आपका डेरिवेटिव होता है, आपका अवकलन में होता है यहाँ पर, उसका जो पावर होता है ना बच्चे, उसकी जो घात होती है, वह आंसर होगा मेरा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, तो इस क्वेश्चन के अंदर साइन फंक्शन मिल गया मुझे, है ना, साइन का फलन मिल गया, त्रिकोणमितीय फलन मिल गया आपको यहाँ पर। तो इस केस में आप जो टिक करोगे वह है परिभाषित नहीं है, इसकी डिग्री परिभाषित नहीं है, इसकी डिग्री परिभाषित होने के लिए यह बहुपद होना चाहिए था। तो यहां पर अगर ये साइन नहीं होता, साइन की जगह कुछ एक्स वाई जेड होता, तब तो आपका काम बन जाता, समझ में आ रही बात, तब तो आपका काम बन जाता। लेकिन अगर यहाँ पे साइन फंक्शन आ गया है बच्चे, देखो साइन एक्स नहीं है यहाँ पे, साइन के का जो एंगल है बच्चे वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चे, कोण आ चुका है यहाँ पर, तो ये आपका जो है परिभाषित नहीं है, ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है ये। आगे बढ़ते हैं बच्चे, देखो ये वाला प्रश्न आपसे पूछता है कि इसका मान क्या होगा। अब tan इनवर्स, अगर आपने इन सब के वैल्यूज पढ़ रखी हैं तो बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं tan इनवर्स की, तो tan इनवर्स, ठीक है बच्चे, tan इनवर्स ये रहेगा आपके पास, और √3 को क्या लिख सकते हो, tan π/3, tan π/3 है ना, tan 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री को क्या लिखते हैं अपन, π/3। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आपके सामने sec -x है, sec -x है, तो इसको हम लिखते हैं π - sec x, इसको हम क्या लिखते हैं बच्चे, π - sec x। तो देखो यहां पर sec इनवर्स, अच्छा ये सॉरी, ये इनवर्स में रहेगा, ठीक है। तो अगर ये इनवर्स में है, sec इनवर्स -2 अगर आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चे, इसको हम लिखेंगे इसको हम लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2, इसको हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये किस किस में और ये प्रॉपर्टी यूज होगी, ये यूज होगी आपकी कॉस में और कॉट में, कॉस में और कॉट में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन सब में आपका क्या रहता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और ये रहेगा आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और बाकी के बचे कौन कौन से, साइन इनवर्स एक्स बचा आपका, कॉसेक इनवर्स एक्स बचा, और बचा आपका tan इनवर्स एक्स। तो अगर उस केस में यहां पर माइनस आता है आपका तो सिर्फ माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, उस केस में अगर माइनस आता है आपका तो बस माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ माइनस रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर माइनस आता है तो बाकी tan, साइन और कॉसेक में सिर्फ माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन इन तीनों के केस में पाई माइनस करके आपको लिखना पड़ेगा। रेंजेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलो चलो भाई, बहुत बढ़िया। चलो गोलू जी आ चुके हैं, प्रणाम भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगले प्रश्न पे चलने से पहले इस प्रश्न को जरा फटाफट से हम सॉल्व कर लेते हैं। फटाफट से सारे दोस्तों को बुला लो भाई, है ना, शेयर कर दो सबके साथ। तो यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो tan से tan खत्म, यहाँ पे अपन को मिल जाएगा पाई बटा 3 माइनस, तो माइनस माइनस का पाई हो जाएगा और ये बन जाएगा प्लस का। ठीक है, अच्छा ये 2 किसका मान होता है बच्चे, तो 2 आपको पता है कि ये भी पाई बाई 3 में मान होता है, तो ये होता है सेक पाई बट 3, होता है कि नहीं होता, सेक पाई बाई 3, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस पाई बाई 3 बन जाएगा। ठीक है, तो सेक पाई बाई 3 कैसे निकाला, सेक पाई बाई 3, तो यहाँ ध्यान रखो कि भाई कॉस थीटा यानी कि कॉस 60 डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ तो ये होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो सेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चे, आपका 2 हो जाएगा, और 60 डिग्री को ही हम क्या लिखते हैं, पाई बटा 3। तो आपको साफ साफ क्या दिख गया यहाँ पे कि ये बन गया बच्चे आपका 2 पाई बाई 3 माइनस पाई आ गया, तो यह बन जाएगा माइनस का पाई बाई 3। क्या बन जाएगा ये, माइनस का पाई बाई 3, दिख रहा है कहीं पे माइनस का पाई बाई 3। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। कर पाए कि नहीं कर पाए, सब लोग कर पाए कि नहीं कर पाए। ठीक है, बड़ा सिंपल सा आंसर था इसका। ठीक है, ये भी पाई बाई 3 आ गया, ये भी पाई बाई 3 आ गया, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 2 पाई बाई 3, 3 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 पाई माइनस 3 पाई, तो पाई बचा और माइनस में बचेगा आंसर, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, देखो अगला प्रश्न है आपका, इस प्रश्न का उत्तर दो, इस प्रश्न का उत्तर दो फटाफट से। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, इसके बाद वही आ रहे हैं बच्चे, इसके बाद वही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि आपके सिलेबस में जिस तरह से पैटर्न पेपर में आने वाला है, आपको 4-5 क्या पूछेगा, 5 पूछेगा आपसे, क्या ऑब्जेक्टिव टाइप पूछेगा, है ना। तो पहले 5 ऑब्जेक्टिव टाइप कर लेते, फिर हम करते हैं क्या, थ्योरी बेस्ड जो आपके रहेंगे, जो अनसॉल्व रहेंगे। तो समाकलन पूछ रहा है इसका, तो आप जानते हो क्या कि बच्चे 1/1 + x² का आपको समाकलन क्या मिलता है, इसका मिलता है आपको tan इनवर्स x, हाँ या ना, ये बात हम जानते हैं ऑलरेडी। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इसका समाकलन आ जाएगा कितना, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, और अंदर में बचेगा मेरे पास लिमिट कितनी, √3 और 1, बस पुट कर दो वैल्यू, तो यहाँ आंसर आ जाएगा tan इनवर्स √3 और माइनस tan इनवर्स 1। क्लियर है कि नहीं, tan इनवर्स √3 क्या होता है बच्चे, √3 होता है 60 डिग्री में, तो पाई बाई 3 आपका यहाँ पर मिलेगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारा क्या था, √3 था, यहाँ पे पाई बाई 3 निकाला था हमने डायरेक्ट, तो सेम टू सेम यहाँ पे मिल जाएगा, तो पाई बाई 3 मिल गया, माइनस tan इनवर्स 1, तो 1 किस में आता है, पाई बाई 4 में, तो बच्चे ये रहा मेरा पाई बाई 4, ये रहा मेरा पाई बाई 4, बस इसको सॉल्व कर लो, तो नीचे आ जाएगा 12, 4 माइनस 3, तो 1 बचेगा, यानी कि पाई बाई 12 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दिख रहा है कहीं, यस, ऑप्शन नंबर 4 बच्चे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर। ठीक है, बहुत बढ़िया रौनिक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब्जेक्टिव करेंगे इसके बाद, ठीक है, इसके बाद सब्जेक्टिव ही करेंगे हम। अगले प्रश्न पे आते हैं। मान लीजिए कि fx, अब देखो ये प्रश्न जो है ना, इसमें ऑब्जेक्टिव में आपको दे के रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के रूप में दे के रखा हुआ है, लेकिन वो आपसे पूछ सकता है सब्जेक्टिव के केस में, ये भी है ना, तो यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ध्यान रखिएगा। तो बोला मान लीजिए कि fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन r से r तक परिभाषित है, तो जब भी ध्यान रखिएगा कि fx बराबर मान लीजिए कुछ भी px करके अगर आपको मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर p का कुछ भी मान हो सकता है आपका, r से r तक कुछ भी मान हो सकता है आपका, तो ये केस अगर आपको मिलता है कभी भी, तो ध्यान रखिएगा कि वो फलन हमेशा एकैक आच्छादक होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, एकैक आच्छादक। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन नंबर 1 इसका हमेशा आंसर आएगा, हमेशा यही पूछता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और बहुपद वाला कब आएगा आपका, जब आपको पता है कि जब पावर में आपका इवन पावर आपको मिल जाता है, तो फिर आपको बहुपद मिल जाता है उस केस में, है ना, तो ये ध्यान रखें, एकैक नहीं होता मतलब कुल मिलाकर उस केस में।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलो ये प्रश्न का उत्तर दो। ये प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, जल्दी फटाफट बताएंगे। क्या बोला जा रहा है कि किस बिंदु पर रेखा y बराबर x+1 वक्र y स्क्वायर बराबर, ठीक है, कर्व, वक्र मतलब कर्व, ठीक है, y स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट है। आपको बताना है कि ये रेखा किस पॉइंट पर, किस बिंदु पर इसकी क्या है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। बच्चे बताओ जरा फटाफट से, क्या करोगे, y का वैल्यू यहां पुट कर दो तो बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4x। इसको सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा x स्क्वायर +1 और +2x बराबर में कितना हो गया 4x। 4x को यहां लेके आ जाओ तो ये बन जाएगा x स्क्वायर +1 माइनस का 2x, माइनस का 4x यहां आएगा तो प्लस का 2x और माइनस का 4x, माइनस का 2x बचा। क्लियर है, देखो यहां पर 2x था, वहां से आएगा तो माइनस का 4x, तो 2x में से 4x जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 2x बचेंगे, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो ये क्या बन गया, ये बन गया a स्क्वायर प्लस इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का 2ab, तो इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से बोल सकते हैं बच्चे x बराबर क्या आ जाएगा मेरा 1। x बराबर 1 आ गया, जरा पुट कर दो x बराबर 1। तो अगर x बराबर 1 यहां पुट कर देता हूं तो y बराबर हो जाएगा 2। तो मेरे पास जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा मेरा x1 और y2। तो 1,2 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। क्लियर है कहानी, समझ पा रहे हो, फटाफट से बताओ। ग्रामीण, गोलू, रौनिक, क्लियरिटी है, चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चे 1,2 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आने वाला है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, चलो इस प्रश्न का उत्तर मैं चाहूंगा आप सभी लोग दो। ठीक है, देखें जरा कितने लोगों ने रिवाइज किया है ये सब चीजों को। बहुत बढ़िया रौनिक, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। जितने लोगों ने भी, जितने भी नए लोग जुड़े हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। रेगुलर क्लास चलने वाली है 3 से 4 में लाइव लेने वाला हूं यहाँ पर क्लास डेली के डेली आपकी, जब तक कि आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते हैं। ठीक है, चलो बिल्कुल बिल्कुल मैराथन भी लेके आएंगे साथ ही साथ में। पहले जो है धीरे धीरे पिकअप करते हैं, फिर देन मैराथन हम लेके आएंगे। ठीक है ना, चलो ओके ओके आगे बढ़ते हैं बच्चे। एक बार जब फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर बताओ, इस प्रश्न का कि सिद्ध कीजिए समुच्चय 1 2 3 में r बराबर कितना है आपके पास 1,1 2,2 3,3। ये आपको आर यानी रिलेशन यानी संबंध देके रखा हुआ। ठीक है, इसके बाद 1,2 2,3 फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो मैराथन प्लान करते हैं बच्चे आपके लिए। ठीक है, मैराथन प्लान करते हैं। अभी फटाफट से जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 देके रखा हुआ है, तो बोला जा रहा है कि अच्छा मुझे यहाँ पे आंसर नहीं बताना, मुझे बताना है कि हमें संबंध बताना है यहाँ पर कि वह तो स्वतुल्य है लेकिन ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ठीक है ना, सम्मित और संक्रामक नहीं है, सम्मित और संक्रामक नहीं है। ठीक है, ये हमें बताना है कि सम्मित नहीं है और संक्रामक नहीं है, लेकिन क्या है, ये स्वतुल्य है। तो बच्चे वो तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया कि स्वतुल्य है। क्यों? क्योंकि अगर 1 2 3 है तो 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, इसका मतलब स्वतुल्य तो है। इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई है, लेकिन वो पूछ रहा है कि संबंध जो है वो सम्मित और संक्रामक नहीं है, यानी क्या, रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक और बच्चे क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, ये बोला जा रहा है इसमें। अच्छा ठीक है भाई, यहां पर देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को तो देखो क्या बोला जा रहा है। ठीक है, कि मुझे बताना है यहां पर कि क्या बताना है बच्चे कि 1,2 तो है लेकिन 2,1 मुझे नहीं दिख रहा। 1,2 तो है बच्चे लेकिन 2,1 नहीं दिख रहा, और 2,3 है लेकिन 3,2 नहीं दिख रहा। तो सम्मित की क्या होती थी कि जो रिलेशन मेरा a से b तक है बच्चे वही b से a होना चाहिए। यानी कि अगर 1,2 मुझे दिया हुआ है तो 2,1 भी होना चाहिए। है क्या 2,1 भी है क्या? तो नहीं है। यहां पर 1,2 होने के लिए 2,1 भी होना चाहिए था। तो बच्चे देखो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये सम्मित तो नहीं होगा। दूसरी चीज संक्रामक की बात करते हैं तो संक्रामक क्या बोलता है कि अगर 1,2 है 2,3 है तो 1,3 भी होना चाहिए। यानी कि जो a का संबंध b से है और b का संबंध मेरा c से है तो a का संबंध भी c से होना चाहिए। तो देखो 1,2 तो है, 2,3 भी है लेकिन 1,3 नहीं है यहां पे। ठीक है बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल रॉनिक, बिल्कुल बिल्कुल फटाफट से लेके आओ भाई सबको। तो हम करने वाले हैं यहां पर जबरदस्त क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैं ये बोल सकता हूं यहां पर, क्या बोल सकता हूं कि बच्चे ये वाला जो क्वेश्चन है मेरा उसके अंदर 1 1 2 2 3 3, तो इससे मैं ये बता सकता हूं कि स्वतुल्य तो है
लेकिन सम्मित नहीं है। क्यों नहीं है सम्मित? क्योंकि जो रिलेशन ए से बी का होना चाहिए वह बी से ए का नहीं दिया हुआ, 2,1 नहीं दिया हुआ। और दूसरी बात क्या करना हो यहाँ पर कि भाई संक्रामक नहीं है, ये बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है बच्चे? संक्रामक नहीं है। तो अगर संक्रामक नहीं है तो 1,2 कैसे निकालूंगा? 1,2 यानी 1,2 का रिलेशन है। तो जो ए और बी का रिलेशन है और बी और सी का रिलेशन है, तो ए और सी का भी होना चाहिए, यानी कि 1,3 भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। 1,3 नहीं है, इसीलिए यह संक्रामक नहीं है। इसी तरह से आपको सिद्ध करना था, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ये देखो प्रश्न बच्चे, ये भी वाला क्वेश्चन भी आपको 1 नंबर में मिल सकता है। ट्राई करो इसको एक बार ट्राई करो इसको फटाफट से। देखो क्या बोला जा रहा है इस प्रश्न में, बड़ा ही सिंपल सा, इसीलिए मैं आपको चाहता हूं कि आप जो है इसको ट्राई करो एक बार। चलो देखते हैं। तो आप जानते हो कि 1/cosec क्या होता है आपका? 1/cosec होता है साइन। इसी तरह सेक स्क्वायर, सेक बराबर क्या हो जाता है आपका? सेक एक्स की अगर बात करता हूं यहां पर मैं, तो सेक एक्स होता है 1/cosec। तो बस वही कहानी यहां पर है। तो यहां पर बच्चे क्या लिख सकता हूं मैं? cosec को ऊपर पहुंचा के साइन बना सकता हूं, तो यह बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। सेक को नीचे लाके कॉस बना सकता हूं, तो यह बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। है कि नहीं? बना कि नहीं बना? अब बताओ आगे क्या करेंगे? दिमाग में आना चाहिए। जब एक एक चीजें हमें पता है ना, तो क्वेश्चन देख के हमें दिमाग में आना चाहिए कि अगला स्टेप क्या होगा। एक स्टेप करने का अगला स्टेप अपने दिमाग में आ जाना चाहिए, वो आएगा प्रैक्टिस से। तो अब आपको क्या पता है? आपको दूसरी चीज पता है कि साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या होता है। साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या होता है? तो आप बोलोगे सर tan x होता है, हाँ या ना? तो बच्चे ये देखो, दोनों स्क्वायर में है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? tan स्क्वायर एक्स, है ना। दोनों स्क्वायर में है। अगर एक स्क्वायर एक क्यूब में होता तो फिर मुझे सेपरेट करना पड़ता, लेकिन दोनों की पावर सेम है, तो आप डायरेक्ट साइन और कॉस को एक साथ लिख सकते हो। साइन बटा कॉस यानी कि साइन बटा कॉस बच्चे यानी कि 10। तो tan स्क्वायर एक्स dx। अब आपको फॉर्मूला याद है, आपको पता है कि सर tan स्क्वायर एक्स का तो कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही नहीं है, लेकिन किस में है? लेकिन सेक स्क्वायर एक्स में, हाँ या ना? कि भाई इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का क्या है बच्चे? मेरा सेक स्क्वायर एक्स का tan x है ना, tan x है। ये बात हम जानते हैं ऑलरेडी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चे सेक स्क्वायर में। और हम क्या जानते हैं? एक और चीज हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर x माइनस 1 बराबर क्या होता है? tan स्क्वायर एक्स। ये बात हम जानते हैं ऑलरेडी, बस पुट कर दो इन चीजों को, तो ये बन जाएगा बच्चे आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। बात समझ में आई क्या बच्चे? क्लैरिटी है सबको? कोई भी डाउट कहीं पे भी किसी प्रकार का? बहुत बढ़िया। तो बच्चे अब सिंपल सा हो गया कहानी। tan x, सेक स्क्वायर एक्स का tan x माइनस 1 का क्या हो जाएगा? x और प्लस k या कोई भी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर, tan x माइनस एक्स प्लस k। इस प्रश्न का क्या होने वाला है बच्चे? बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बोला जा रहा है, देखो ये समीकरण दिया गया है आपको, बोला गया है कि इस समीकरण के अंदर आपको बताना है x, y और z का वैल्यू। आपने देखा है कि लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर सिर्फ x का वैल्यू पूछा था, यहाँ पर x, y, z का वैल्यू पूछ लिया। लास्ट टाइम आपको ऑप्शंस दिए थे, यहाँ ऑप्शंस नहीं है। तो मैंने बताया ना, सेम क्वेश्चन जो है आपको ऑप्शंस के थ्रू भी पूछ सकता है वो, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है वो, और शॉर्ट में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे करना क्या है? कंपेयर करना है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इसका मतलब कि x प्लस वाई बराबर 6 और 2 तो 2 के बराबर हो गया, फिर 5 प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5। और यहां पर एक और नंबर देके रखा हुआ है मुझे, वो देके रखा हुआ है कितना? एक्स वाई बराबर 8, है ना। ये 3 नंबर मुझे देके रखे हुए हैं, मुझे बताना एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं केवल x प्लस वाई बराबर 6 और एक्स वाई बराबर 8 है ना। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं बच्चे? यहां पर मैं बोल सकता हूं क्या कि इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि ये 4 प्लस 2 होगा या 2 प्लस 4 होगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 4 गुणे 2 या 2 गुणे 4। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि x का मान या तो 4 हो सकता है या तो 2, या तो 2 हो सकता है या तो 4। लेकिन ये आपको शॉर्ट में नहीं करना है, ये तो आपने पता लगा लिया कि भाई ये मेरे आंसर आ सकते हैं,
ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखो। तो आप जानते हो कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बच्चे ये होता है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। तो यहां पर इसका स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 4xy यानी कि इसका 4 गुना यानी कि 32, तो ये बराबर आ जाएगा 4। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इसके बराबर आ गया, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 है ना। अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा बच्चे प्लस माइनस 2। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आपके पास x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, दोनों चीजें हैं मेरे पास। तो मैं यहां पर 2 बार वैल्यू लूंगा, एक बार मैं यहां पर +2 के साथ जाऊंगा और एक बार जाऊंगा -2 के साथ, ठीक है। तो जितना बड़ा क्वेश्चन है उस हिसाब से आप जो है यहां पर स्टेप्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। जितने ज्यादा नंबर का है, छोटे नंबर का है तो हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। तो यहां पर अगर मान लो 2 नंबर में आ जाता है या 2 से ज्यादा 5 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, वैसे इतना बड़ा आएगा नहीं, मुश्किल से 2 नंबर में आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो यहां पर उस केस में मुझे क्या करना है, सिंपल हमें पुट कर देना है x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो x प्लस वाई 6 है, +2 रखूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 8, तो x बराबर आ गया 4। अगर x बराबर 4 आ गया तो y बराबर 2 आ जाएगा अपने आप ही, है कि नहीं। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ x प्लस वाई बराबर कितना 6, तो यह हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2। तो जब मैं यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो 2x बराबर कितना आ जाएगा बच्चे 4, तो x बराबर आ गया 2। अगर x बराबर 2 यहाँ पर है तो y बराबर 4 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि x और y के 2 मान यहाँ पर संभव हैं। x और y के बच्चे 2 मान यहाँ पर संभव हैं। क्या 2 मान संभव है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि x बराबर हो सकता है 2 या 4, इसी तरह y हो सकता है क्या 4 या 2। और z की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि मुझे z भी निकालना है, तो आप साफ साफ यहाँ से सॉल्व कर सकते हो कि 5 - 5 जब आप करोगे तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। तो z का वैल्यू डायरेक्ट 0 है, क्यों, क्योंकि 5 में क्या जोड़ोगे तो 5 आएगा। बोलोगे सर 5 में तो हम 0 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, इसका मतलब z का मान कितना होगा, यहाँ पर होने वाला है आपका कितना 0। क्लियर है, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, स्टेप्स कैसे बढ़ानी है कैसे नहीं बढ़ानी है, ये बातें आपको जो है नंबर्स देख के डिसाइड करना है, ठीक है ना। तो अब देखो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि PA/B। PA/B मतलब क्या होता है कि A की प्रायिकता जब B पहले से ही हो चुका है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है PA इंटरसेक्शन B बच्चे बटे में PB, है ना। कैसे याद रखोगे, ऊपर तो A इंटरसेक्शन B ही रहेगा, नीचे B है तो नीचे PB आ जाएगा, सिंपल। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो देखो 2PA बराबर है PB के बराबर है 5/23 के। इसका मतलब कि 2PA बराबर हो जाएगा 5/13 और PB बराबर हो जाएगा 5/13, है कि नहीं। तो यहां से अगर बात करता हूं तो PA बराबर कितना आ गया मेरे पास 5/26, ठीक है, 5/26। अच्छा यहां पर अगर मैं PB को भी लिखना चाहूं अगर, ठीक है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 10/26। ऊपर नीचे मैंने 2 का गुणा कर दिया, तो क्या है कि ये भी 26 हो जाएगा, ये भी 26 हो जाएगा, एक लाइन में दोनों आ जाएंगे। सिर्फ एक ही बच्चा क्यों है, एक ही बच्चा क्यों है, शायद सो रहे होंगे आज खाना वाना खा के मस्त। हाँ चलो कोई नहीं, आप पढ़ाई करना चालू करो बच्चे, ठीक है, अपने आप बाकी के भी आ जाएंगे, ठीक है सृष्टि। चलो जितने लोग भी सो रहे हैं तो वो बोलते हैं ना, जो आवत है वो पावत है, जो जावत है जो सोवत है वो खोवत है, ठीक है। तो बस यही है, आप आ गए हैं तो आप पाएंगे। चलो सॉल्व करते हैं भाई क्वेश्चन को। तो अब आपको क्या क्या है, अब आपको यहां से क्या है, इसका मान देके रखा हुआ है और मुझे इसका मान है, तो मैं P इंटरसेक्शन B निकाल सकता हूं, A इंटरसेक्शन B, हाँ या ना। तो इसका मान निकालने के लिए ये जाएगा यहां इसके गुणे में, और इसका मान कितना है 2/5 गुणा, ये जाएगा तो इधर गुणे में आ जाएगा, और इसका मान PB का मान कितना है 5/13, 5/13। तो बच्चे इससे ये खत्म, तो इसका मान आ जाएगा 2/13। 2/13 को क्या लिख सकता हूं 4/26। 2/13 को क्या लिख सकता हूं 4/26। 26 क्यों लिखा, क्योंकि सबके अपॉन में 26 है, इसीलिए मैंने 2 का गुणा कर दिया ऊपर नीचे, तो 4/26 बन गया। अब आपको निकालना है PA यूनियन B, और हम जानते हैं कि क्या होता है PA यूनियन B क्या होता है बच्चे, तो यह होता है आपका PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन P। अब इन सबका वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, पुट करेंगे और
आंसर निकालेंगे। ठीक है बच्चे, चलो देखो फटाफट से, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो फटाफट से सेशन में, और दोस्तों को शेयर कर दो बच्चे, ताकि वो लोग भी आके फटाफट से पढ़ सकें, है ना। चलो तो पीए का मान है बच्चे देखो 5/26 प्लस पीबी का मान है 10/26 माइनस फिर क्या है मेरे पास 4/26। क्लियर है। तो देखो ये हो गया मेरे पास 5/26, ये हो जाएगा 10/26 और वो हो जाएगा 4/26। जब इसको सॉल्व करूंगा तो नीचे तो 26 मेरा कॉमन आ गया, ऊपर आ जाएगा 5 + 10, 5 + 10 15, 15 में से 4 गया तो 11, तो 11/26 जो है इस प्रश्न का क्या होना चाहिए, सही उत्तर। 11/26 क्या होना चाहिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। समझ पा रहे हैं सबके सब, क्लैरिटी आ रही है सबको, फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दो। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 11/26 आना चाहिए बच्चे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। क्लियर है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बता देता हूं, 2a बराबर, ये सब कुछ बराबर में देके रखा हुआ था, तो 2a बराबर 2pa बराबर हमने रख दिया क्या 5/13। तो यहां पर क्या हो गया बच्चे, 2 नीचे कर दिया मैंने डिवाइड, तो 5/26 हो गया। ये 5/13 था, 2 का गुणा ऊपर नीचे किया तो 10/26 हो गया। अब इसके बाद यहां पर अगर बात करता हूं तो इसका फॉर्मूला होता है PA∩B PB, वैल्यू पुट कर दी मैंने यहां पर, तो इसका 2/5 पहले से ही था, 5/13 पीबी का मान गुणा कर दिया तो 2/13, 2/13 में फिर ऊपर नीचे 2 का गुणा किया तो 4/26 हो गया। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिया और मैंने इसका मान निकाल लिया 5/26 प्लस 10/26 माइनस 4/26। 26 सब में कॉमन था इसीलिए हमने 26 बनाया था नीचे, 26 सब में कॉमन था इसीलिए सीधा सीधा ऊपर 5 + 10 15, 15 में से 4 गया तो 11, 11/26 आने वाला है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, अब इसके बीच का कोण आपको निकालना है। ठीक है, इसके बीच का कोण आपको निकालना है, फटाफट से निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है फटाफट से बताओ। फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2, ठीक है, मॉड में बटे अंडर रूट में A1² प्लस B1² प्लस C1², है ना। और यहां पे क्या होता है बच्चे जल्दी बताओ, A2² प्लस B2² प्लस C2²। तो हमारे पास A1 B1 C1 C2 ये सब क्या है बच्चे, तो ये इसके जो कोएफिशिएंट्स है ना वही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट A1 है, यहाँ पर आपका B1 है, ये B1 कोएफिशिएंट है, यहाँ से C1 मिल गया, यहाँ से मिल जाएगा आपको A2 B2 और C2, है कि नहीं। तो अगर यहाँ पर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी +1, है ना, +1। और अगर B1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो -2। इसी तरह अगर C1 का मान निकालना चाहता हूँ तो कितना आएगा 3। क्लियर। और अगर मैं निकालना चाहता हूँ किसकी मान, A2 B2 और C2 का मान, तो यहाँ पर अगर मैं निकालता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो अगर मैं A2 का मान निकालता हूँ तो A2 का मान कितना आएगा बच्चे 3। B2 का मान अगर निकालता हूँ यहाँ पर तो B2 का आएगा अगेन -2, और C2 का मान निकालना चाहता हूँ तो C2 का मान कितना आएगा +1, ठीक है ना, +1। हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं यहाँ पर, बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। क्या करना है बच्चे, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो बस कुछ भी नहीं करना, फटाक से हम वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। देखो तो cos थीटा बराबर ऊपर आ जाएगा A1 A2 B1 B2 और C1 C2, यानी कि A1 का गुणा A2 में, तो 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा 3। फिर क्या बोला गया है, -2 गुणा -2 तो प्लस का 4 बन जाएगा, फिर प्लस का 3 गुणा प्लस का 1 तो 3 बन गया, तो ये बन गया ऊपर 3 + 4 + 3। बटे में हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अंडर रूट में 1 + 4 + 9, ठीक है। फिर से अगेन 1 प्लस, या फिर बोल सकते हैं 9 + 4 + 1, 9 + 4 + 1, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1। ध्यान रखिएगा किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, किसी भी नेगेटिव नंबर का, ऋणात्मक संख्या का अगर हम निकालते हैं वर्ग तो वह हमेशा धनात्मक हो जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर आपके पास दोनों ही केस सेम है, तो दोनों जगह 14 14 मिलेगा, तो 14 14 रूट में आपस में गुणा होके एक बार 14 बना देंगे, और ऊपर बन जाएगा आपका 10, काट के आपको मिलेगा 5/7। यहाँ पर है मेरे पास cos थीटा, तो यहाँ से थीटा यानी जो कोण है मेरे पास मिलेगा cos इनवर्स 5/7। तो बच्चे ये आ गया इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर।
समझ में आ रही बात? कोई डाउट तो नहीं है कहीं पे भी किसी भी प्रकार का? क्लैरिटी है? फॉर्मूला अगर हमें पता है और हमें पता है इन फॉर्मूला की वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं, तो बस बच्चे पुट करके कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने पहले भी नहीं पढ़ा है तो सिंपल फॉर्मूला देखिए, सामने आपको सारी की सारी वैल्यूज हैं, पुट कीजिए और आंसर निकालिए। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर कितना है? पाई बटा 2 है। ठीक है, चलो इसको सिद्ध करना है हमें कि 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर √5 होगा। चलो भाई सिद्ध करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो, तो बोला जा रहा है क्या, मुझे ये सिद्ध करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते बच्चे, एक एक करके ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो वहाँ कोने से स्टार्ट करते फिर इस तरफ बढ़ेंगे हम। तो बोला जा रहा है क्या कि tan इनवर्स x बराबर यह हो जाएगा पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स x। क्लियर? इसको दूसरी तरफ भेज दिया तो माइनस का बन जाएगा, और ये किसके बराबर होता है? cos x के। तो cos इनवर्स x के, तो ये tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x। cos इनवर्स x है ना। अभी हम क्या करते हैं, माना cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे आपका? अच्छा, cos इनवर्स x को आप डायरेक्ट लिख सकते हो कुछ कुछ चीजें, लेकिन यहाँ पे मैं लेट करके लिखवा रहा हूँ। तो ये अगर थीटा है तो cos x, तो यहाँ पे cos थीटा बराबर कितना आ गया आपके पास? x। तो x बटा 1 बोल सकता हूँ मैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चे? या फिर अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो cos x बराबर अगर इतना है तो साइन थीटा क्या होता है बच्चे? साइन थीटा होता है √1 माइनस cos स्क्वायर x। यही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? √1 माइनस x स्क्वायर। और tan थीटा क्या होता है बच्चे? tan थीटा क्या होता है? यह होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। साइन थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ से अगर मैं वापस से थीटा का मान निकालना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं वापस से थीटा का मान निकालूँ तो थीटा, यही थीटा मेरा किसके बराबर हो जाएगा? यही थीटा बराबर हो जाएगा मेरा tan इनवर्स साइन थीटा बटे cos थीटा। ये रहा साइन थीटा बटे में cos थीटा, यानी कि √1 माइनस x स्क्वायर बटे में x। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का देके रखा हुआ है तो ये वाला कैलकुलेशन आप मन में ही कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर cos के साथ x है, मतलब कि ये cos x है तो ये नीचे आएगा और इसके √ में 1 माइनस x स्क्वायर ऊपर आएगा। इस तरह से आप 10 में डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर आपको ये 5, वैसे तो 5 नंबर में ही आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान, यहाँ तक तो कहानी क्लियरिटी होगी आप लोगों को कि मैंने क्या बताया आपको कि इसको हमने यहाँ भेजा तो पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स cos इनवर्स एक्स बन गया। cos इनवर्स एक्स को हमने थीटा लेट किया, तो यही थीटा इसके बराबर है cos इनवर्स एक्स के, तो इसी थीटा, यही थीटा इसके बराबर है, तो इसको हम इसकी जगह पे रख सकते हैं। यानी कि मैंने क्या बोला कि tan इनवर्स एक्स जो है वह बराबर हो जाएगा tan इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर बटा x के। ठीक है, तो tan इनवर्स अपना खत्म, खेल कहानी। x, ये x इधर आ जाएगा तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर। स्क्वायर कर दीजिए बच्चे दोनों तरफ, तो यह हो जाएगा x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर, माइनस के इधर प्लस हो जाएगा और -1 बराबर 0। यहाँ पर आप चाहें तो x स्क्वायर को t लेट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए x स्क्वायर को t लेट कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमको? तो हमें मिलेगा t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप t का मान निकालेंगे तो यह आएगा -1 प्लस माइनस √1 माइनस प्लस 4 बटे में 2। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा किसका? t का मान। और t का मतलब क्या है मेरा? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का मान मेरे पास कितना आ जाएगा? -1 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस √ में 5 बटा 2। ठीक है बच्चे, ये मिलेगा मुझे यहाँ पर फाइनल मान। तो 2 को यहाँ पर लेके आ जाते हैं तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, और ये -1 को यहाँ पर लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा +1 बराबर में हो जाएगा प्लस माइनस √5। बस एक बार आप प्लस ले लीजिए, प्लस वाला साइन ले लीजिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा √5। और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा आंसर है, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वाला वैल्यू आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? आपको पता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा होता है, और ये जो इसके साथ में x दे के रखा हुआ है इसको हम cos थीटा मान लेंगे।
ठीक है ना, इसको हम मान लेंगे cos थीटा। तो अगर ये cos थीटा है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा बन जाएगा। तो आप ये वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस होती है तो आराम से डायरेक्ट निकाला जा सकता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है आपकी तो मैंने आपको टेक्निक भी बता दी कि किस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। बस इसके बाद तो सिंपल सा कहाना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे द्विघात समीकरण यहाँ पे सॉल्व करना था आपको, और देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया, ठीक है। कर पाएंगे? चलो, ये क्वेश्चन अगर आ रहा है बच्चे बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे tan इनवर्स x बराबर π/2 देके रखा हुआ है, यहाँ पर cos इनवर्स x भी आपको दे सकता है ना। तो यहाँ पर cos इनवर्स x रख के जरा एक बार ट्राई करना, प्रूफ करना, देखो इस केस में क्या प्रूफ निकलता है आपका। ओके, दीर्घवृत्त की बात कर रहा है, एलिप्स की बात कर रहा है, ठीक है। दीर्घवृत्त के उस परिवार का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभि यानी कि फोकस एक्स अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस पे है बच्चे, और क्या है आपका केंद्र मूल बिंदु पर है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से है, आपको पता है, ठीक है। तो इसकी जो फोकस है बच्चे वो कहां पर है आपका, यहां पर है, और ये आपका कहां पर है, मूल बिंदु पे इसका क्या है, सेंटर है, ठीक है। इस तरह से बहुत ही गंदा बन रहा है, इसीलिए इसको भी ट्राई करते हैं बच्चे। ठीक है, तो समझ लीजिए कि ये रहा मेरा फोकस रहा बच्चे, यहाँ पे आपके जो हैं बिंदु हैं कुल मिलाकर, ठीक है। अभी हमको इसकी इक्वेशन पता होना चाहिए, मेन बात है हमें डेरिवेटिव निकालना है इसका हमें क्या निकालना है, अवकल समीकरण निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। तो इसकी जो इक्वेशन होती है वह होती है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ठीक है, किस पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। हमें क्या करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, आपको अवकल समीकरण यहाँ पे निकालना है, और यहाँ पे डेरिवेटिव कितना रहेगा आपका, पैरामीटर्स कितने हैं, 2 हैं। तो 2 बार आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है इनको, ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। जब पहली बार मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, पहली बार इसका अवकलन करूंगा जब मैं, तब क्या होगा वो देख लेते हैं। तो जब पहली बार मैंने इसका अवकलन किया, जब पहली बार मैंने क्या किया, इसका अवकलन, ठीक है, पहली बार जब मैंने इसका अवकलन किया तो क्या हो जाएगा, देखो 2x बाहर आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 2x बटा ए स्क्वायर, है ना, प्लस इसका हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2y बटा बी स्क्वायर और dy बाय dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, और बराबर में इसका जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक इक्वेशन, ठीक है। और यहां से अगर मान लो 2 कॉमा बाहर निकाल लेता हूं कॉमा करके, तो यह हो जाएगा आपके पास x बटा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना, y बटा बी स्क्वायर dy बाय dx बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 0। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली, समीकरण 1 मान लिया ये मैंने, ठीक है, समीकरण 1 मान लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बार बार आता है ये, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 कॉमा निकाल के यहाँ पर मैंने भेज दिया। अब आपके सामने क्या दे के रखा हुआ है, अब आपको बोला जा रहा है क्या कि इसका अब एक और बार निकाल लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। एक और बार जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो यह बन जाएगा 1/a², क्या बन जाएगा बच्चे, 1/a² बन जाएगा, प्लस यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका, ये 1/b² बन जाएगा। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल होगा, यहाँ पे दोनों का गुणनफल होगा, तो जब ये एज इट इज होगा तो इसका गुणनफल, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकलेगा, इसका अवकलन होगा, और फिर ये एज इट इज रहेगा तो इसका अवकलन होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर मैंने y² बटा b रखा, सॉरी y बटा बी स्क्वायर रखा मैंने, और मैंने कर दिया अवकलन किसका, इसका अवकलन करूंगा तो यह बन जाएगा आपका d² बटा dx², ठीक है, किसका, y का। क्लियर है, यहां पर एक बार और हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो ये क्या बन जाएगा, d/d² बटा dx², ठीक है ना, प्लस अब मैं इसको एज इट इज रख के इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा, तो dy बाय dx को मैंने एज इट इज रखा, ठीक है, और अब इसका अवकलन निकाला, तो देखो y बटा b² का अवकलन क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/b², और फिर मेरे पास एक आ जाएगा dy बाय dx, ठीक है ना। y का जब मैं अवकलन निकालूंगा तो मुझे ये एक बार और मिल जाएगा, और बराबर में क्या है मेरे पास, 0 है, ये बराबर में मेरे पास
0। तो अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको अरेंज करता हूँ, तो ये मुझे मिल जाएगा 1/a² प्लस, ठीक है, 1/a² प्लस, दोनों में से 1/b² बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1/b², बाहर आ गया दोनों में से। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा y d² y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो बार है यहाँ पे, 1/b² इन दोनों में से बाहर निकाल के यहाँ रख दिया, है ना, इतना मेरे पास बचा, और ये बराबर में क्या है मेरे पास 0 है, ये बराबर में है मेरे पास 0। अब देखो क्या करने वाले हैं, ठीक है, ये अभी इक्वेशन 2 नहीं है मेरे पास, x का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, x का मल्टीप्लाई, इसमें x का गुणा कर दिया, तो क्या किया, मान लीजिए कि ये इक्वेशन नंबर 2 है, या फिर x का गुणा कर ही देते हैं डायरेक्ट, फिर इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। तो x का गुणा कर दिया मैंने दोनों तरफ, ठीक है ना, तो x का गुणा दोनों तरफ करने पे क्या होगा, x का गुणा कर देंगे तो यह बन जाएगा x/a² प्लस x/b² और अंडर रूट में ये पूरा का पूरा एज इट इज, यानी कि y d² x/dy² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, है ना, और ये बराबर में किसके हैं, 0 के। तो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ये बन जाएगी बच्चे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है कि नहीं, इतनी बात समझ में आया? तो अब इतनी बात मुझे क्लियर हो चुकी है, इतनी बात जो है मुझे समझनी थी, बड़ा ही सिंपल सा कहानी था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, अब मुझे 2 - 1 करना है। क्या करना है बच्चे, 2 - 1 करना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं यहाँ पे फिर से, x² थी प्लस x² नहीं थी, क्या थी, x/a² प्लस x/b², ठीक है, और अंदर क्या था मेरे पास, हमारे पास था y d² x/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, dy/dx का होल स्क्वायर बराबर में 0। ये इक्वेशन नंबर 2 थी। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी मेरे पास, x/a² प्लस, ठीक है, ये हमने लिख ली x/a² प्लस y/b² इंटू dy/dx, y/b², ठीक है, इंटू dy/dx। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास ये मिल गई और बराबर में कितना है, 0। तो हमने क्या किया है, इन दोनों को माइनस किया है, इन दोनों को माइनस किया है, ये माइनस करूंगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखो ध्यान से कि भाई अगर मैं काटा पीटी करता हूं तो ये तो कट गया मेरा, ये तो कट गया मेरा, सिंपल। अब इसमें से इसको माइनस करना है, इन दोनों में फिर से कॉमन आ रहा है 1/b², दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो 1/b² में फिर से कॉमन निकाल लूंगा बाहर, ये बाहर रहा सुकून से, ठीक है। और यहां पर है मेरे पास क्या, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, सिंपल। 1/b² को भूल जाओ, ये मैंने बाहर लिख दिया, फिर से दोनों में 1/b² है, बाहर लिख दिया। अब यहां पर है x का गुणा अंदर करूंगा तो यह बन जाएगा xy d² x/dy², सॉरी हाँ dy², ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, एक बार फिर से लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा, यहाँ y है एक्चुअली, ठीक है, मैंने यहाँ x लिख दिया, तो ये हो जाएगा d² y/dx²। एक बार पीछे भी देख लूं कहीं मैंने, हाँ यहाँ गड़बड़ कर दिया ना मैंने, y चल रहा है y/x y/x, ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं अपन। तो यह हो जाएगा आपका d² y/dx², ठीक है। चलो अब ठीक है, हाँ पढ़ते हैं आगे। सो dy/dx हो गया मेरे पास, ठीक है, ये हो गया। प्लस में क्या है मेरे पास, प्लस में है dy/dx का होल स्क्वायर, dy/dx का होल स्क्वायर। माइनस में क्या है, माइनस, अच्छा ये x का भी गुणा करना था यहाँ पे, प्लस ये x का गुणा यहाँ होगा तो यहाँ पे भी होगा, तो ये हो जाएगा x। माइनस में क्या है, माइनस में है मेरे पास y dy/dx, ठीक है, बराबर में क्या है मेरे पास 0, बराबर में क्या है मेरे पास 0। तो इसमें से मैंने क्या किया बच्चे, इसको माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो देखो ये 1/b² इसमें भी है, इसमें भी है, बाहर कॉमन निकाल दिया, x का अंदर गुणा कर दिया, तो ये xy बन गया और x का गुणा यहाँ हो गया। देखो ये रहा, ये वाला एज इट इज यहाँ लिखा हुआ है x का गुणा करके, और माइनस में ये वाला पार्ट y dy/dx, सिंपल।
1/b² कांस्टेंट है, इसको वहां भेज दो बच्चे, वेरिएबल है मतलब यहाँ पे, उसको वहां भेज दो, खत्म हो जाएगा वो। फाइनली जो मेरे पास मिलेगा यहाँ पे, फाइनली जो यहाँ पे मिलेगा वो क्या मिलेगा, XY d² y बटा dx² प्लस x/dy/dx² माइनस y/dy/dx इज इक्वल टू 0। लो बच्चे ये आपका आंसर हो गया। यही क्या है, मेरा अवकल समीकरण दीर्घात आपके वृत्त का। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं था, एक बार फिर से बता देता हूं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए दीर्घवृत्त के उस परिवार का अवकलन समीकरण निकालना है जिसकी नाभि एक्स अक्ष पर है और क्या है आपका केंद्र मूल बिंदु पे। तो यहाँ पे आपका केंद्र है और नाभि क्या है मेरी एक्स अक्ष पे। ठीक है, फोकस कहाँ पर है मेरा, एक्स एक्सिस पे। तो उस केस में x² बटे y² प्लस y² बटा b², x² बटा a² प्लस y² बटा b² बराबर 1। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। बस इसका 2 बार आपको निकालना है क्या, अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। अगर ये 2 बार निकाल लेते हो तो बस खत्म, टाटा बाय बाय, इतने में ही आपका आंसर आ जाएगा। पहली बार निकाला इक्वेशन नंबर 1, इसी का ही वापस से निकाला, सब कुछ कॉमन लिया और ये कर दिया। फाइनली x का गुणा करके x बटा a² को खत्म कर दिया, बस यहाँ से b² को कॉमन निकाल के उसको भी खत्म कर दिया। तो जो मेरे वेरिएबल्स थे यहाँ पर a और b, उसको मुझे हटाना था कुल मिलाकर, इसीलिए ही मैंने यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन करके दोनों को खत्म कर दिया यहाँ पे। और फाइनली जो मेरे पास इक्वेशन आई है, डिफरेंशियल इक्वेशन, यह आई है किसकी, दीर्घात वृत्त की। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बच्चे देखो, ये सदिश से है आपका क्वेश्चन, है ना, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे इसका। देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि अगर ये है और ये और 2 कंडीशन देके रखी है तो दर्शाइए कि यह परस्पर लंब है। परस्पर लंब मतलब थीटा बराबर कितना होता है, 90 डिग्री या π/2। लंब का मतलब क्या होता है बच्चे, थीटा 90 डिग्री होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, π/2 होना चाहिए, 90 डिग्री उनका एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो अब चलो निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारे को कंडीशन देके रखी हुई है क्या, कि a प्लस b का जो मॉड्यूलस है वह बराबर है इसके, है ना। तो क्या करते हैं, स्क्वायर ले लीजिए दोनों तरफ क्या कर दिया बच्चे, वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पे ये मिला। जब वर्ग करेंगे तो यह बन जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना, क्या बनेगा 2ab, क्लियर। और वहां पर क्या बनेगा, सिमिलरली a², ठीक है, माइनस b² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 2.a.b, यही होगा। अब आपको दिख रहा है कि बच्चे ये पॉजिटिव हैं तो आपस में कट जाएंगे, तो यहां पर मेरे पास बचेगा सिर्फ 2a.b, है ना। ये a² से a² कट जाएगा, b² से b² कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, ठीक है, बचेगा क्या मेरे पास बचेगा यहाँ पर 2a.b और वो माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। ठीक है, प्लस का बन जाएगा 2a.b और बराबर में होगा 0। इसका मतलब कि 4a.b बराबर 0 है और a.b यहाँ से निकाल सकते हैं कि a.b बराबर 0 है। a.b 0 कब होता है बच्चे, यही तो प्रूफ करना होता है। a.b 0 होने का मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब ये होता है कि थीटा मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, कैसे निकलता है वो भी निकाल लेते हैं आगे। तो a.b का मतलब क्या है, a.b का मतलब होता है ab cos थीटा। ठीक है, mod a mod b cos थीटा, इसका मान आपको 0 देके रखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है अगर 3 चीजें आपकी इनटू में है, गुणे में है और उनका मान 0 के बराबर, इसका मतलब कि ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में देख के रखा हुआ है कि mod a 0 के बराबर नहीं है, mod b 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों तो 0 नहीं हो सकते। इसका मतलब cos थीटा 0 है, cos थीटा बच्चे 0 है। और cos थीटा 0 कब होता है, cos थीटा 0 होता है cos 90 डिग्री पे, या फिर बोल सकते हैं π/2 पे। ठीक है, इसका मतलब थीटा का मान आ गया π/2 और थीटा का मान जब भी π/2 होता है इसका मतलब क्या होता है कि वह दोनों जो है आपके a और मतलब जो आपको a और b देके रखे हुए हैं सदिश, वह क्या है, परस्पर लंब हैं। ये a और b जो है वो क्या है, एक दूसरे पे लंबवत हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लैरिटी आ रही है बच्चे सबको, है ना। तो बड़ा सिंपल सा था, ये कंडीशन से याद रखनी है, कंडीशन याद है तो फिर सब कुछ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पे बोला गया समांतर निकालना है। तो समांतर रेखाएं कब होती हैं, जब 2 रेखाएं समांतर कैसे निकालोगे, जब उनकी जो दिक् अनुपात होते हैं, जो डायरेक्शन रेशोज होते हैं वह बराबर हो जाएं। अगर डायरेक्शन रेशोज बराबर हो जाते हैं, दिक् अनुपात बराबर हो जाते हैं, तो वह दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाती हैं, परस्पर समांतर हो जाती हैं। तो कुछ भी नहीं, रेखा की इक्वेशन कैसे निकालेंगे बच्चे, तो x माइनस x1
बटे x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1, है ना। ये जो नीचे आपके पास आएंगी वैल्यूज ये कहलाएंगे मेरे दिक अनुपात, ठीक है, दिक अनुपात डायरेक्शन रेशियोज। पर हमें ये निकालने हैं दोनों लाइनों के, और हमारे पास बिंदु दे के रखे हुए हैं, ये x1 है, ये x2 है ना, ये y1 है, ये z1 है, ये x1 है, ये x2 है, ये है आपका y2 और ये क्या है मेरा z2। बस वैल्यूज पुट करो, एक एक करके दोनों का निकाल लेते हैं। सबसे पहले पहली लाइन का निकाल लेते हैं, है ना, फर्स्ट वाला पहली लाइन। तो उसके क्या क्या दे के रखे हुए हैं, 4, 7 और 8, 2, 3 और 4, है ना। तो इसके परस्पर कौन सी, इन दोनों से होने वाली कौन सी रेखा है भाई, इन दोनों से होने वाली रेखा यहां से इससे निकाल लेंगे। तो यह रेखा होगी x माइनस 4 बराबर x माइनस 7 बराबर x माइनस 8। ये ऊपर रहेगा मेरा x माइनस x1 y1 z1, ये वैल्यू ऊपर पुट कर दी मैंने। नीचे आएगा ये माइनस ये, तो 2 माइनस 4 माइनस का 2, 3 माइनस 7 मतलब कि माइनस का 4, और 4 माइनस 8 मतलब माइनस का 4। ये आप देख पा रहे हो, तो ये आप कैंसिल आउट कर सकते हो, सब इक्वल टू में है ना, तो कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है, सबको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या मिलेगा, -4 बटे 1, -2 से भाग दे दो सब में या गुणा कर दो -1 का। तो ये हो जाएगा कितना मेरे पास, -4 बटा 1 बराबर x माइनस 7 बटा 2 बराबर x माइनस 8 बटा 2। तो ये मेरे पास पहली लाइन की आ गई। अभी दूसरी लाइन की निकालते हैं दूसरे कलर से, लाल कलर से। दूसरी लाइन के जो आपको देके रखे हुए कौन से बिंदु से होके जा रही है, -1, -2 और 1 से। दूसरा क्या है, जो दो बिंदु हैं आपके लाइन के वो हैं आपके 1, 2, 5, है ना। तो यहां पर भी हम निकाल लेंगे x माइनस, तो x प्लस 1 बराबर में x प्लस 2 बराबर में x माइनस 1, ठीक है। तो x माइनस x1, तो मतलब x इससे माइनस करेंगे तो +1 आएगा, यहाँ पे +2 और यहाँ पर कितना आएगा, -1। नीचे क्या आएगा, 1 माइनस ऑफ -1 यानी कि 2, 1 माइनस ऑफ -1 यानी कि कितना आ जाएगा बच्चे, 2। मैंने सही लिखा है यहाँ पे, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस ऑफ 1 कितना आ गया, 2, फिर 2 माइनस ऑफ 2 कितना आ गया मेरे पास, 4, फिर 5 माइनस 1 कितना आ गया मेरे पास, 4 आ गया। इसको फिर से मैं आप 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो क्या आएगा मेरे पास, x प्लस 1 बटा 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 बटा 2, है ना, 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा x माइनस 1 बटा 2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो इसकी डायरेक्शन रेशियोज हैं, जो दिक अनुपात हैं इसके, वही दिक अनुपात इसके हैं। अगर इन दोनों के दिक अनुपात बच्चे बराबर हैं, इसका मतलब कि यह दोनों रेखाएं परस्पर क्या हैं, आपस में समांतर हैं। यह दोनों क्या हैं, आपस में समांतर हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों समांतर हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके आगे बस यही लिखना है कि इसके दिक अनुपात 1, 2, 2 हैं, इसके दिक अनुपात भी 1, 2, 2 हैं। चूंकि दोनों के दिक अनुपात 1, 2, 2 हैं, अतः दोनों रेखाएं क्या हैं भाई, हमारी समांतर हैं। दोनों रेखाएं क्या हैं, हमारी समांतर हैं। समझ में आ रही बात? अच्छा लग रहा है भाई, फटाफट से लाइक ठोक दो। और इसी तरह के और सारे वीडियोस जो है मैं लेके आने वाला हूं आपके लिए रेगुलर केसेस में। याद रखिएगा 12th के साथ भी हूं, 12th के बाद भी मैं आपके साथ में हूं। 12th के बाद कैसे, तो हाँ, आप जिस चैनल पे हैं उसका नाम है CUET हिंदी मीडियम, और यहाँ पर आप जानते हैं कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या जितनी भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब अब आपको जो है लेने वाली हैं, किससे, हाँ, एडमिशन लेने वाली है CUET एग्जाम से, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम से। तो आपको करना कुछ नहीं है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके सारे 12th के एग्जाम्स के हो जाने के बाद बच्चे फटाफट से हमारी CUET की प्रिपरेशन भी यहीं चालू हो जाएगी, ठीक है। चलो सारे दोस्तों को बता दो, डेली 3 बजे आऊँगा लाइव, ठीक है, बिल्कुल भी मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। हो गया था ना।